लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स में इंपल्स फंक्शन, स्टेप फंक्शन, इसके अलावा हम लोगों ने रेक्टेंगुलर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, ये चीजें हम लोगों ने स्टडी कर ली हैं। आज के लेक्चर में अब हम यहाँ पर जो रिमेनिंग हमारे टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स हैं उन्हें यहाँ पर स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं वो है आपका रैंप सिग्नल। तो बेसिकली रैंप फंक्शन आपका होता क्या है? तो यहाँ पर अगर हम रैंप की बात करते हैं तो आप सबसे पहले यहां पर फिगर बना लीजिए, सिग्नल को ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद फिर हम उसकी डेफिनेशन यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, रैंप को हम RT से शो करते हैं, स्टैंडर्ड RT वर्सेस T, इसका यहां पर हम फिगर बनाने वाले हैं। तो आप देखिए इस तरीके से आप यहां पर फिगर बनाते हैं और यहां पर मैं बाय डिफॉल्ट ना यूनिट रैंप का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, यूनिट रैंप फंक्शन। तो आप यहां पर ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा यूनिट रैंप की डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप समझिए, RT is equal to T for T greater than equal to 0, 0 for T less than 0। देखिए जो 0 है for T less than 0 वो तो आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए 0 के पहले यहां पर क्या है, आपका 0 है, क्लियर है पॉइंट। लेकिन यहां पर RT इक्वल टू T फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो आप पढ़ते हैं ना y इक्वल टू mx, ठीक है ना, लीनियर ग्राफ आपका होता है y इक्वल टू mx, जहां m क्या होती है, स्लोप। तो यहां पर आप देखिए ये हो गया y एक्सिस RT, ये हो गया x एक्सिस T। तो मैंने क्या मेंशन किया, RT इक्वल टू T मतलब y इक्वल टू x, दैट मींस स्लोप यहां पर कितनी है, 1 है। तो यूनिट रैंप का जो यहां पर मीनिंग होता है ना वो यही होता है कि आपकी स्लोप क्या होगी, 1 होगी। ये पॉइंट आप हमेशा माइंड में रखिएगा। तो यहां पर इस डेफिनेशन को अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो एक और तरीके से आप इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने स्टेप फंक्शन स्टडी किया था, तो स्टेप फंक्शन में हमने क्या स्टडी किया था कि आपकी जो वैल्यू होती है यूटी की वो 1 होती है राइट साइड में for t greater than 0 and 0 होती है for t less than 0। That means जो आपकी ut की वैल्यू होती है ना वो राइट साइड में कांस्टेंट होती है 1 पे। तो आप खुद सोच के देखिए, लेट सपोज करिए कोई सिग्नल है x, अगर मैं x को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या होगा, x होगा, और अगर मैं x को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो ut जो है ना उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं कि अगर आप किसी भी सिग्नल को ut से मल्टीप्लाई करते हैं तो चूंकि ut आपका लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण वो सिग्नल भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीटली 0 हो जाएगा। और चूंकि राइट हैंड साइड में ut की वैल्यू 1 होती है, कांस्टेंट होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस सिग्नल के शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने लिखा है RT इक्वल टू T फॉर T ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 फॉर T लेस देन 0, तो बाय डिफॉल्ट इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे, RT इज इक्वल टू TUT। आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, आप देखिए ut की वैल्यू फॉर t ग्रेटर देन 0 कितनी होती है आपकी, 1 होती है ना। तो आप देखिए यहां पर t ग्रेटर देन 0 पे जब ut 1 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगी। आप देख सकते हैं फॉर t ग्रेटर देन 0 RT t है, फॉर t लेस देन 0 ut कितना होता है, 0 होता है, तो RT कितना हो जाएगा t लेस देन 0 के लिए, 0 हो जाएगा। आप देख सकते हैं RT t लेस देन 0 के लिए 0 है। अगर आपने ut वाला लेक्चर अटेंड किया है जहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल में ut स्टैंड करवाया था, ut मैंने आपको पढ़ाया था, तो अगर वो लेक्चर आपने अटेंड किया है ना तो आपको एक पॉइंट और याद होगा कि जो ut है आपका वो t इक्वल टू 0 पर हाफ होता है, ठीक है। तो यहां पर आप सोच रहे होंगे कि t इक्वल टू 0 पर फिर यहां पर वैल्यू कैसे आएगी, तो आप ध्यान से देखिए, जब आप t की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना ut तो हाफ हो जाएगा, लेकिन ये आपका t इक्वल टू 0 पे t 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आप देखिए मैंने t इक्वल टू 0 पर t लिखा है, तो RT t इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो R0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब ये जो डेफिनेशन है ये t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दोनों के लिए आपकी वैलिड होगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि t इक्वल टू 0 जो ut वाला कंसेप्ट है उसको माइंड में हमेशा रखना है, ठीक है। लेकिन जगह जगह आपको ना सोचने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा एप्लीकेबल हो जाएगा। जहां पर एक्सेप्शन होंगे वहां पर मैं जरूर आपको बता दूंगा जहां पर ध्यान देने की जरूरत होगी। तो आप देखिए
आर टी इक्वल टू टी यू टी, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको हमेशा ये पॉइंट माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर हम स्लोप का डिस्कशन करते हैं तो आप यहां ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहां पर हम यहां पर बात कर रहे हैं यूनिट रैंप की, मतलब स्लोप कितनी है 1। तो स्लोप 1 का मतलब क्या होता है, टाइम t इक्वल टू 1 पर एम्पलीट्यूड आपका 1 होगा, टाइम t इक्वल टू 2 पर एम्पलीट्यूड 2 होगा, 3 पर 3, 4 पर 4 एंड सो ऑन। आपको स्लोप निकालनी आती है ना, मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा देता हूं। अगर आप स्लोप निकाल के देखें तो देखिए ये पॉइंट कितना होगा, एक्स एक्सिस है ना 1,0 होगा, और ये पॉइंट क्या है y एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां पर आप देखिए अगर मैं लाइन की स्लोप निकालूं इस लाइन की, तो आप लाइन के दोनों पॉइंट देख लीजिए 0,0 और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 1,1। ये पॉइंट आप देख सकते हैं, x की वैल्यू भी आपकी कितनी है 1 है, y की वैल्यू भी आप देख सकते हैं यहां पर 1 है। तो क्या होता है आपका स्लोप x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2 है। तो स्लोप हमारा कितना होता है, स्लोप का फॉर्मूला हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप देख सकते हैं x1 y1 0 0, x2 y2 1 1। तो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 1 माइनस 0, x2 माइनस x1 1 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 1। और आप चाहें तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 0,0 और 2,2, तब भी आप देखेंगे आंसर आपका 1 ही आएगा। तो ये मीनिंग होती है आपकी यूनिट रैंप की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था, स्टेप फंक्शन की अगर बात करें तो स्टेप फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड आपको अंडरस्टैंड करना है। इंपल्स की अगर बात करें तो इंपल्स को इन टर्म्स ऑफ एरिया आपको अंडरस्टैंड करना है, और अगर रैंप की बात करें तो उसे आपको अंडरस्टैंड करना है इन टर्म्स ऑफ स्लोप। दैट मींस अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं यहां पर, लेट सपोज अगर आप बोलते हो 5ut, तो आपको यह अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो 5 है ना, जो मैंने यहां पर 5 लिखा है, वो यहां पर एम्पलीट्यूड है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं 5rt, तो 5 यहां पर क्या है आपका स्लोप है, ये पॉइंट आपको क्लियर रखना पड़ेगा। और अगर मैं लिखता हूं यहां पर 5 डेल्टा t, तो जो एरिया है वो 5 टाइम्स है। पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा किसको किस टर्म में एनालिसिस करना है। स्पेशली यूटी और आरटी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं जब ऑपरेशन ऑन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल आपको पढ़ाऊंगा तो यूटी एंड आरटी पे ऑपरेशन में आपको सेपरेटली पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है आपका रैंप फंक्शन। नाउ जो हमें नेक्स्ट यहां पर स्टडी करना है, नेक्स्ट आपका होगा एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो एक्सपोनेंशियल सिग्नल क्या होता है आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पर ध्यान से देखिए। अगर यहां पर लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लूं e की पावर 80, जहां पर a आपकी कोई रियल वैल्यू है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। e की पावर 80 अगर मैं एग्जांपल लेता हूं और a आपकी पॉजिटिव है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यहां पर मैं क्या लेके चल रहा हूं पॉजिटिव, a आपकी रियल वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू है। अब अगर यहां पर हम एक्सपोनेंशियल सिग्नल की बात करते हैं तो देखिए, आप जब इसे ड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो होता क्या है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जब e की पावर 80, e की पावर -80 इस तरह की सिचुएशन होती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कहां से स्टार्ट करें। पता तो होता है कि शेप कुछ ऐसा या ऐसा होगा, लेकिन बार बार कंफ्यूज होते रहते हैं। बहुत लोग नहीं भी होते हैं, बहुत लोग डायरेक्टली बना भी लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी सिग्नल में इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो, जहां पर आपको शेप का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि थोड़ा सा इस तरीके का शेप बनेगा, लेकिन कहां से स्टार्ट करें कहां से एंड करें इस बात पे डाउट हो रहा हो, ठीक है, स्पेशली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑप्शंस गिवन होते हैं। तो अगर आप सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी अंडरस्टैंड कर लो ना, तो आपका काम वहां पर बन जाएगा। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी आपको कभी डाउट हो, ये ट्रिक याद रखना जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। आप देखो, हमेशा क्या करो, t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पुट करो, t टेंड्स टू 0 पुट करो और t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पुट करो, और देखो आपके एम्पलीट्यूड क्या क्या आ रहे हैं। अगर यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर e की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। e की पावर प्लस इंफिनिटी कितना होता है, इंफिनिटी। t टेंड्स टू 0 पर e की पावर 0 कितना होता है, 1। t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर e की पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये आपके हर सब्जेक्ट में काम आएगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, e की पावर 0 1, e की पावर प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी के इक्वल होता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो यहां से अब आप समझिए,
अगर आपका t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर, इंफिनिटी है, आपको ये पता चल गया, प्लस इंफिनिटी मतलब एक्सट्रीम राइट साइड, माइनस इंफिनिटी मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, और जीरो मतलब ये t इक्वल टू जीरो। तो आप देखिए t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर इंफिनिटी है, t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर जीरो है। माइनस इंफिनिटी अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करते हैं मतलब जीरो है। तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरीके से आप यहां पर ड्रॉ कर लेंगे। आप देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी जीरो जा रहा है, t इक्वल टू जीरो पर कितना हो जाएगा 1, और t टेंड्स टू इंफिनिटी पर इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं बड़े आराम से। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये था आपका e की पावर at। सिमिलरली अगर यहां पर मैं e की पावर माइनस at की बात करूं, मतलब अगेन a आपका रियल एंड पॉजिटिव है बट सामने माइनस साइन आपका लगा हुआ है, तो e की पावर माइनस at की अगर हम बात करते हैं तो t टेंड्स टू जब प्लस इंफिनिटी पुट करोगे तो माइनस साइन है, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी हो जाएगा जीरो, जीरो पर अगेन 1, और माइनस इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी हो जाएगा तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर जीरो है, और जीरो पर 1 है। देखो कितना इजी हो गया फिर से। तो आप इस तरीके से यहां पर ड्रॉ कर सकते हो। जीरो पर आप क्या कर दोगे 1 कर दोगे, माइनस इंफिनिटी पर इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर जीरो। ये पॉइंट समझ में आया? यहां पर एक और पॉइंट समझो। अभी अभी मैंने आपको यूटी का एप्लीकेशन समझाया है, तो आप देखो अगर यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाए कि ये तो हमने ड्रॉ कर लिया कंप्लीटली, लेकिन मान लो अगर यहां पर ये यूटी से मल्टीप्लाई होता, कोई भी सिग्नल अगर यूटी से मल्टीप्लाइड है तो जो उसका राइट साइड है वो तो एज इट इज रहेगा, ये मैंने आपको समझाया। जो लेफ्ट साइड है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देखो यहां पर इस तरीके की आपकी सिचुएशन बन जाती, ये आपका बन जाता e की पावर at इंटू यूटी। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हो, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और सिर्फ ये वाला रह जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल सिग्नल। यहां पर मैंने आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो बताया है बेसिकली रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल बताया है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का कंसेप्ट भी हो सकता है, वो भी मैं आपको ब्रीफ में यहां पर समझा देता हूं, लेकिन उसे आगे जाकर आगे आने वाले सिलेबस में हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं स्टैंडर्ड सिग्नल्स का। तो आप समझिए यहां पर, अगर यहां पर मैं आपको कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में बताऊं तो आप ध्यान से देखिएगा, xt इज इक्वल टू आप मेंशन कर सकते हैं e की पावर j ओमेगा नॉट t। तो यहां पर आपने j मेंशन कर दिया है ना, तो e की पावर j थीटा का फॉर्मेट आ गया है। ठीक है ना, ओमेगा नॉट, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, t की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, बचेगा क्या, रेडियन। तो इसी कारण मैंने क्या बोला, e की पावर j थीटा, थीटा मींस एंगल। तो ये इस तरह का फॉर्मेट आ गया है। तो e की पावर j थीटा को यूलर्स फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप यूलर्स फॉर्मूला यहां पर यूज करते हैं तो e की पावर j थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा प्लस j sin थीटा। तो यहां पर जो xt की वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, cos ओमेगा नॉट t प्लस j sin ओमेगा नॉट t। तो ये कहलाता है आपका कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जहां पर रियल पार्ट आपका क्या होगा, cos ओमेगा नॉट t होगा, इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होगा, sin ओमेगा नॉट t होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आगे जाके मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इस पॉइंट को, कि जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल होता है वो ऑलवेज पीरियोडिक होता है। जब हम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल स्टडी करेंगे तब इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल आपका ऑलवेज क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो इसका पीरियड कितना होता है, इसका पीरियड होता है आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट आप कहां से देखोगे, जो आपका e की पावर j में ओमेगा नॉट t आपको दिखाई दे रहा है ना, तो बेसिकली j और t को लीव कर देना, जो बचेगा वो ओमेगा नॉट होगा। सिंपल सा लॉजिक है आपको। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट ये होता है टाइम पीरियड इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। तो हमने यहां पर अभी दो सिग्नल स्टडी कर लिए हैं, रैंप और एक्सपोनेंशियल। इसके बाद अब जो नेक्स्ट सिग्नल हमें यहां पर स्टडी करना है वो है आपका ट्रायंगुलर पल्स, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे ट्रायंगुलर पल्स। जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर फंक्शन स्टडी किया था, गेट पल्स स्टडी किया था, उसी तरीके से आपकी स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स भी होती है, ट्रायंगुलर फंक्शन होता है, जिसे आपको हमेशा माइंड में रखना है। आगे आने वाले सिलेबस में हो सकता है कि इसी ट्रायंगुलर फंक्शन का आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल दे, इसी का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बोल दे। तो आपको कंप्लीट
स्टैंडर्ड सिग्नल्स को जितने भी हम पढ़ेंगे सबको माइंड में रखना है। तो यहां पर अगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं ट्रायंगुलर पल्स स्टैंडर्ड, यहां पर ध्यान रखिएगा मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, तो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, -t से +t, एम्पलीट्यूड a सबसे जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है, तो इस तरीके से आपका y एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगी स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स। यहां पर अगर आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन कैपिटल T। यहां पर अगर आपको ये समझना है कि ये रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे किया है तो ध्यान से अंडरस्टैंड करो। आप देखो t इक्वल टू -t आपको दिखाई दे रहा है ये, तो t इक्वल टू -t अगर आप पुट करते हो, ध्यान रखना जो एक्सिस है वो आपका स्मॉल t है ना, कैपिटल T क्या है, स्मॉल t की कोई वैल्यू है, तो t इक्वल टू जब -t पुट करोगे तो -t का मॉड भी क्या होगा, +t होगा, t बाई टी 1 और 1 माइनस 1 0। तो देखो xt की वैल्यू t इक्वल टू -t पर कितनी है आपकी, 0 ही तो है ना। आप देख सकते हो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 ही होती है, वैसे जब t की वैल्यू t पुट करोगे तो t बाई टी 1 1 माइनस 1 0, अगेन यहां पर 0 है, और जैसे ही आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो 0 पुट करने पर आंसर क्या आएगा, a। पॉइंट समझ में आ गया, और a आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर ये कंफ्यूजन तो आपको नहीं हो रहा ना कि ये t इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस तो नहीं है कहीं, मैंने डिसकंटिन्यूटी का प्रिंसिपल आपको अच्छे से समझाया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखना, मैंने जो सिग्नल सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर करवाया है, जितना मैंने आपको बोला है माइंड में रखने के लिए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हो तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी भी एक टाइम पर एक से ज्यादा एम्पलीट्यूड दिखाई देते हैं तो यहां पर अगर आप देखोगे t इक्वल टू 0 पर भले दो लाइन मिल रही है लेकिन एम्पलीट्यूड एक ही है a, तो वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो आप बड़े आराम से यहां पर डिफाइन कर सकते हो। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो आपका स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर फंक्शन है, आगे जाकर हम इसे ना रैंप सिग्नल का यूज करके डिफाइन करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑपरेशन और रैंप सिग्नल स्टडी करोगे ना तो इस तरह के सिग्नल को हम डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें ना ऑपरेशंस ऑन कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल स्टडी करना होगा। तो अभी के लिए मैं सिंपल लाइन का इक्वेशन यूज करके इनको आपको शो कर रहा हूं, आगे जाकर हम इन्हें रैंप के फॉर्म में शो करेंगे। तो आप देखो, अगर आपको लाइन का इक्वेशन देखना है तो आपको पहले पॉइंट डिफाइन करने होंगे, तो -t, 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 0, a। तो इसे नाम दे देते हैं x1 y1 x2 y2। तो अगर मैं सबसे पहले इस लाइन की स्लोप अचीव कर लूं, लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन दिखाई दे रही है, तो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1, मतलब क्या हो जाएगा a माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ऑफ माइनस t मतलब प्लस t हो जाएगा। तो स्लोप कितनी आएगी आपकी a बाई टी। देखो मैं आपको ना स्टार्ट से ही बोल रहा हूं कि आपको स्लोप निकालनी हर हाल में आनी चाहिए। अगर आपको स्लोप निकालने में प्रॉब्लम होगी तो फिर आप जो है कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट मतलब नहीं कर पाओगे, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको स्लोप निकालने की जरूरत पड़ेगी, तो आपको स्लोप निकालना आना ही चाहिए। स्टार्ट से ही मैं आपको बोल रहा हूं, और जो मैं आपको इस तरह की चीजें बोलूंगा कि ये चीज आपको आनी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तब भी आप बताने के बाद एटलीस्ट माइंड में रखो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं ये चीजें। तो आप समझो, यहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a बाई टी आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद आप देखो, पहले अगर मैं -t की वैल्यू -t से लेके 0 तक लाइन जो मुझे दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं xt को डिफाइन करने के लिए जाऊं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे आप समझो। देखो लाइन का इक्वेशन भी हमें आना चाहिए, वैसे मैं फर्स्ट टाइम लिख देता हूं आपके लिए। लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। स्लोप को मैं स्मॉल m से शो कर रहा हूं। तो आप देखो y मतलब y एक्सिस क्या है xt, तो आप क्या मेंशन करोगे यहां पर xt माइनस y1 कितना है 0, स्लोप m कितना निकाला हमने a बाई टी, x कितना है आपका t, x एक्सिस था ना, x1 कितना है -t, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका यहां पर आंसर आ गया xt का, और 0 की तो कोई मीनिंग है नहीं। तो ये जो xt हमने निकाला वो कहां से कहां निकाला है, -t, t की वैल्यू -t से लेकर 0 तक। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो आप इस तरीके से -t से लेकर 0 तक xt रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम अब इस लाइन के लिए आप करोगे तो देखो
ये एक पॉइंट है आपका 0, a और दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा यहां पर देखो t, 0। तो यहां पे ये हो जाएगा आपका x1 y1। अब इसको भूल जाओ ना ये लाइन को, और ये आपका x2 y2 ही मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो अब इस लाइन को देखो, तो फिर से आपको स्लोप निकालनी होगी। वैसे हमेशा ध्यान रखो जब भी सिमेट्रिकल फिगर हो तो स्लोप निकाल के टाइम वेस्ट मत करो। अगर ये इंक्रीजिंग स्लोप a/t थी तो डिक्रीजिंग स्लोप हर हाल में -a/t ही आएगी। आप चेक करके देख सकते हो। देखो y2 - y1 मतलब a - 0, a अपॉन x2 - x1, तो 0 - t, तो कितना आंसर आ गया -a/t। तो यहां से आप मेंशन कर दो। और इसके बाद अब ध्यान से समझो आप क्या होगा आपका। फिर से लाइन का इक्वेशन है आपके पास, तो कितना होगा y मींस xt, y1 अगेन 0, फिर m कितना है -a/t, x कितना है t माइनस x1 मतलब -t। और ये कहां से कहां तक हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 से लेकर कैपिटल T तक। क्लियर है। और यहां पर आपने देखा होगा कि 0 को मैंने दोनों जगह इंक्लूड कर लिया है। आप चेक कर लो, आप कहीं भी इंक्लूड कर सकते हो, दोनों जगह सेम आंसर आएगा। आप चेक करो, देखो अगर आप t की वैल्यू 0 पुट करते हो तो t की वैल्यू 0 पुट करने पर a/t इंटू टी, आंसर क्या होगा a ही मिल रहा है। यहां पे भी देख लो, जैसे ही आप स्मॉल t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t कैंसिल, आंसर क्या होगा a। तो आप कहीं भी इंक्लूड कर लो। और अगर चेक करना है कि आंसर गलत तो नहीं है तो इस पे चेक कर लो, -t पर। ये साइड कौन सी इक्वेशन चेक होगा, ऊपर वाले से ना, इसका मैंने ये लिखा है। तो -t पर चेक करो, t की वैल्यू जैसी -t पुट करोगे -t + t 0, t = t पर चेक कर लो, जैसी t की वैल्यू t पुट करोगे t - t 0, तो देख सकते हो xt की वैल्यू 0 मिल रही है t = t पर। तो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स को यहां पर डिफाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तो ये क्या थी आपकी ट्रायंगुलर पल्स, स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर फंक्शन। क्लियर। नाउ लास्ट जो हमें पढ़ना है यहां पर वो है आपका डीसी सिग्नल। तो यहां पर अगर हम डीसी की बात करते हैं तो डीसी आपका क्या हो जाएगा xt। लेट सपोज अगर मैं शो करता हूं xt = a, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, जो xt = a लिखा है, जो xt है वो t पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, डीसी है। तो डीसी सिग्नल मींस जो आपका t पर डिपेंड ना करे, मींस टाइम की किसी भी वैल्यू पर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो। तो देखो मैंने कांस्टेंट बना दिया, टाइम की वैल्यू x एक्सिस में आप कोई भी चेंज कर लो, y एक्सिस में वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। लेट सपोज xt = 10, तो आपका 10 पर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, टाइम की वैल्यू आपकी कुछ भी हो। तो ये आपका क्या होता है डीसी सिग्नल। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो इस तरीके के ये आपके कुछ स्टैंडर्ड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे और सिग्नल्स पॉसिबल हैं जो आपको पता हो तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे साइन सिग्नल, कॉस सिग्नल, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं। साइन कॉस तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहां पर जा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सिग्नल भी आप माइंड में रख सकते हो। इसके अलावा पैराबोलिक सिग्नल अगर आप उसको भी माइंड में रखना चाहो तो पैराबोलिक आपका कितना हो जाएगा, ये होता है आपका xt = t² for t > 0 और 0 for t < 0। तो आप पैराबोलिक सिग्नल को भी माइंड में रख सकते हो। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, मैं ड्रॉ भी आपको करके दिखा देता हूं। आप देखो xt वर्सेस t, तो इस तरीके से आप यहां पर इसे ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो पैराबोलिक सिग्नल को भी आप कैसे लिख सकते हो, t² × ut, जैसा हमने रैम को लिखा था ना। रैम क्या था आपका xt = t for t > 0, 0 for t < 0। तो देखो यहां पर भी 0 है for t < 0 पैराबोलिक सिग्नल। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आप क्या लिख सकते हो, xt को डायरेक्टली t² × ut, ut लिख दिया मतलब अपने आप शो कर देगा कि t < 0 पर कितना है आपका 0 है, ठीक है। वैसे पैराबोलिक सिग्नल की ना ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको होगी कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे और स्टैंडर्ड सिग्नल्स हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो आगे आने वाले सिलेबस में सिग्नल एंड सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा साइन कॉस जैसा मैंने बोला आपको पता ही होना चाहिए। तो ये सारे सिग्नल्स ना कंटीन्यूअस टाइम आप माइंड में रखो। इसके अलावा अगर सिलेबस में आगे बढ़ते बढ़ते कुछ और समझ में आया तो हम और सिग्नल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी एटलीस्ट आप इतने माइंड में रखो ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो आज के लेक्चर में हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।